जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने ना आगे कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है जी। अब ये देखिएगा कि एक लफ्ज लिखा है जी, होल्डिंग। होल्डिंग क्या है जी। अब याद रखिएगा कि ये नंबर 10 पे आ रही है। डेफिनेशन है जी, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में होल्डिंग कहता है कि मीन अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट। यानी आप याद रखिएगा कि एस्टेट जो होती है ना जी, ये एक बड़ा जमीन का टुकड़ा है जी, जिसका मैंने आपको बताया था कि सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होना चाहिए जी। यानी कि उसकी अलग से, उसकी असेसमेंट भी अलग से हो, सेपरेट जो है वो मतलब है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी जो है वो भी होना चाहिए। लेकिन उसका एक छोटा टुकड़ा जो है ना, उसको होल्डिंग बोलते हैं जी। कहते हैं कि स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर ओनर है जी। एक बंदे के पास भी हो सकती है जी ये लैंड। लैंड ओनर आप याद रखिएगा, एक बंदा हो सकता है, या जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर है। यानी आप याद रखिएगा कि एस्टेट जो है ना, ये बेसिकली एक पूरे गांव का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मतलब एरिया, उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो मालिक होंगे। लेकिन होल्डिंग में ये होता है कि एक खानदान जो है, मतलब है कि एक आप कह सकते हैं कि दादा था तो दादे की औलाद जो है वो उसमें आगे मतलब है कि शेयर होल्डर है। उसमें एक भी हो सकता है कि सारे दादे के बाद उसका मतलब है कि जो बेटा, बेटे का आगे एक ही बेटा है तो वो सारी जमीन उसके साथ है। लेकिन अगर आप देखें कि दादा जो है, दादे की आगे औलाद जो थी वो दो या तीन बेटे थे, तो उनमें और उनकी आगे औलाद में ये सारा जो किता राजी होगा वो एक लैंड ओनर में भी हो सकता है और इससे ज्यादा में भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि होल्डिंग जो है मीन्स अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट। एक हिस्सा या उसका एक पोर्शन हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर्स, ठीक है ना, उनमें वो डिवाइड है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा कि एक डेफिनेशन आती है 10A पे। इसका मतलब है इरिगेटेड लैंड कौन सी होती है जी। इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड लैंड का आपने याद रखना है जी कि मीन्स लैंड इरिगेटेड बाय किनाल, जो किनाल से इरिगेट हो रही है या ट्यूब वेल से हो रही है जी, या कुएं से हो रही है, वेल से हो रही है, ठीक है ना जी। कोई मतलब टैंक वगैरह है, ठीक है जी, चश्मा है, स्प्रिंग है, ठीक है, एनी अदर आर्टिफिशियल मींस जो है, यानी कोई भी आर्टिफिशियल मींस यूज किया जाएगा तो उसको बोलते हैं जमीन को सैराब करने के लिए इरिगेटेड लैंड। फिर नंबर 11 पे ना डेफिनेशन आती है कानूगो। कानूगो जो है ना जी, उसके बारे में आपने याद रखिएगा कि कानूगो शेल बी डीम टू बी इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग टप्पेदार होता है जी। ये आपको होता है कि जो पटवारी होता है ना जी, उससे ऊपर इसकी ताकत होती है जी। कानूगो जो है एक सुपरवाइजर होता है जो निजाम को, यानी तहसीलदार और पटवारी के दरमियान की ये पोजीशन है जी, जो इलाके के मामलात को जो है वो आगे ऊपर जो है तहसीलदार तक पहुंचाता है जी। तो उसको बोलते हैं सुपरवाइजिंग टप्पेदार। तो इसी साथ आप याद रखिएगा कि आगे ना एक नंबर 12 पे डेफिनेशन आती है लैंड लॉर्ड कौन होता है। लैंड लॉर्ड एक डेफिनेशन है जी लैंड लॉर्ड की। कहते हैं मीन अ पर्सन अंडर होम में टेनेंट होल्ड लैंड। लैंड लॉर्ड वो होता है जिसके अंडर जो है वो टेनेंट आए जी, यानी मजारा जो है ना जी, जिसने अपनी जमीन मजारों को दी हो उसको मतलब है लैंड लॉर्ड बोलते हैं जी। एंड टू होम द टेनेंट इज और बट फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट के जरिए जो है वो उसको क्या दिया गया जी, कंट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड, ठीक है ना जी। कहता है कि टू होम द टेनेंट इज, टेनेंट जो है एक खास एग्रीमेंट के तहत जो है वो लैंड लॉर्ड को रेंट पे करता है। एंड शेल इंक्लूड अ लेसी ऑफ सर पर्सन, दी प्रेडिसेसर्स भी हो सकते हैं, सक्सेसर भी हो सकते हैं, इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। यानी उसकी आगे औलाद भी चल जाती है। यानी एक टेनेंट था तो उसकी आगे औलाद जो है ना जी, उसके
सक्सेसर्स के तौर पे मतलब आ सकती है। मेन चीज है कि लैंड लॉर्ड जो है वो बंदा है जिसके अंदर अंडर जो है वो मुजारा आता है जी। और मुजारा जो है कि टू होम द टेनेंट इज आर बट फॉर स्पेशल कंट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दिस लैंड। जो लैंड मुजारा यूज कर रहा है उसके बदले में लैंड लॉर्ड को क्या देता है जी, वो उसको अपना देता है रेंट, यानी उसको चाहे फसल की सूरत में दे चाहे पैसों की सूरत में दे। और कहते हैं शेल इंक्लूड अ लेसी, जिसने मतलब है कि लीज पे दी है अपनी जमीन ना जी, लेसी है ऑफ सच पर्सन एंड द प्रेडिसेसर हो सकते हैं, जो उससे पहले वाले हैं उसके बाद वाले हैं जी, सक्सेसर हैं इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो वो आगे मतलब मुजारा नस्ल दर नस्ल भी चल सकता है जी। तो मकसद कहने का कि लैंड लॉर्ड जो है वो होता है जिसके अंडर मुजारा काम करे जी। एक डेफिनेशन है जी नंबर 13 पे लैंड ओनर की। लैंड ओनर इंक्लूड अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, मतलब ओरिजिनल जो मालिक है ना जी उसका नाम है लैंड ओनर, यानी जमीन जिसकी है जी, होल्डिंग जिसको ट्रांसफर हुई है। आर एन स्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म अंडर दिस एक्ट for the recovery of an area of land revenue of some recoverable as such an area any other person who is in possession of an estate or any share or portion thereof or enjoyment of any part and profit of an estate but does not include a tenant। लैंड ओनर उसको भी बोलते हैं जी, एक तो ओरिजिनल मालिक है, दूसरा ये भी होता है कि किसी बंदे की जमीन किसी और की है जी, लेकिन वो बंदा मालिया देने से उसको मतलब है कि मालिया नहीं दे पाया, उसका क्या हो गया जी, एरियर बन गए हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये एरियर रिकवर हो, तो वो क्या करेंगे, ये वाली जमीन जो है ना किसी करीब जो साथ मतलब है बंदा है उस जमीन के, उसको दे देंगे कि तुमने ये जमीन को काश्त करना है और इससे हमें आपने मालिया देना है जो हमारा रह गया है। तो इस तरह इस बंदे के दो डेफिनेशन इंक्लूड ए पर्सन टू होम ए होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और एन स्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म। एक तो ऐसे जमीन उसकी मलकियत है जी, ट्रांसफर हो चुकी है, और दूसरी ये है कि उसमें वो उसको एक जमीन का टुकड़ा है कि उसमें उसको इजाजत दी गई है कि तुम क्या करो जी, तुम इसको इस पे खेती करो, इस पे एग्रीकल्चर जो है वो करो, ठीक है जी, क्योंकि हमें चाहिए रेवेन्यू, ठीक है जी, जो रेवेन्यू हमारा रहता है तो इस वजह से ये जमीन हम तुम्हें देते हैं, तो इसके बदले में तुम इससे खुद भी प्रॉफिट भी कमाओ, ठीक है ना जी, प्रॉफिट भी तुम्हें हो, और जो रेवेन्यू बनता है जो मालिया बनता है हमारा वो गवर्नमेंट चाहती है कि हमें दे दिया जाए, ठीक है ना जी। जब वो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर वो जमीन वापस ओरिजिनल लैंड ओनर के पास चली जाएगी। तो इस तरह दो तरह का ये लैंड ओनर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है जी। फिर एक डेफिनेशन आती है लैंड रेवेन्यू की, आपने याद रखें जी कि लैंड रेवेन्यू क्या होता है, यानी जो मालिया है ना जी वो क्या होता है जी। आपने याद रखिएगा लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू असेस्ड आर असेसेबल अंडर दिस एक्ट under any law for the time being in force relating to the land revenue include any rates imposed on account of increase in value of land due to the irrigation। आपको पता है जमीनें जो थी ना आबाद नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी, उन्होंने नहरें निकाली और इरिगेशन का सिस्टम बनाया। आपको पता है यूब खान दौर में ट्यूबवेल लगा दिए गए, इरिगेशन के निज़ाम, नहरें, फिर पक्के खाले बना दिए गए। तो वो कहते हैं कि जो जमीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, आपने याद रखिएगा जाहिर बात है कि इरिगेशन से जमीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वहां पे फसलों का बेहतर जो है कि वो रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो वो इस वजह से जो रेट गवर्नमेंट लेती है जिसको हम मालिया बोलते हैं, आपने याद रखिएगा जिन जमीनों पे कोई काश्त नहीं होती, कोई वहां पे नहर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे मालिया नहीं होता, यानी जमीन पे मालिया यानी रेवेन्यू वहां पे असेस्ड होगा जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है जी
कि उन्होंने रेट इम्पोज करते हैं जो ड्यू टू इरिगेशन जो है वो जमीन के लेवल में इंक्रीज हुआ है, जो उसकी मतलब है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। एक ना लीगल प्रैक्टिशनर नंबर 15 पे एक ना डेफिनेशन आई है, लीगल प्रैक्टिशनर्स यानी वकील कौन सा होगा जी? कहते हैं कि मीन्स एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है जी। एक्ट है 1879 में एक एक्ट आया था जिसमें वो डेफिनेशन दी गई है कि कौन लीगल प्रैक्टिशनर होगा जी। एक्सेप्ट मुख्तार। मुख्तार आपको होता है वो बंदा होता है जो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, तो वो प्रैक्टिशनर नहीं होता जी। लीगल प्रैक्टिशनर की बकायदा उन्होंने कहा कि वही बंदा होगा जो 1879 एक्ट में के तहत जो है प्रैक्टिशनर है जी। अच्छा जी, नंबर 16 पे आपने याद रखना है कि नेट एसेट क्या होते हैं जी। नेट एसेट, नेट एसेट्स आपने याद रखिएगा। कहता है कि नेट एसेट्स ऑफ एन स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स मीन द एस्टिमेटेड एवरेज सरप्लस प्रोड्यूस्ड ऑफ सच स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन और सर्टेन आर एस्टिमेटेड। अब याद रखिएगा कि उसमें वो कहता है कि नेट एसेट वो प्रॉफिट होगा, वो पैसे होंगे, वो आपकी रकम होगी जो आपने एक एस्टेट पे, ठीक है ना जी, आप याद रखिएगा कि एस्टेट जो है यानी जमीन का वो एक टुकड़ा जो है, उस पे जो सालाना आपका खर्चा आया है ना जी, उस खर्चे के बाद जो रकम बचेगी ना उसको हम नेट एसेट्स बोलेंगे। यानी एक बंदा है, उसने उसकी फसल तो हुई है 5 लाख की, लेकिन आपने याद रखिएगा कि ये 5 लाख उसका नेट एसेट नहीं है, क्योंकि उसने इस पे इसको 5 लाख बनाने में उसने 1.5 लाख रुपया खर्च किया था। जमीन को तैयारी में खादें यूज की थी, पानी दिया था, तो उन सारे मामलात को निकाल के क्या होगा जी, ये पीछे जो 3.5 लाख रुपया बनेगा वो उसका नेट एसेट बनेगा जी। तो नेट एसेट की डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इसमें उसने कहा है कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन इंक्लूड द पेमेंट्स इफ एनी। जाहिर बात है कि उसकी पेमेंट्स रहती हैं, विच द लैंड ओनर कस्टमरली बियर विदर इन काइंड और इन कैश इन होल और इन पार्ट विदर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर रेट्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन है, मेंटेनेंस ऑफ इम्बैंकमेंट है, सप्लाई ऑफ सीड है, सप्लाई ऑफ मैन्योर, improve implements of husbandry concession with regard to the fodder। ठीक है जी, मकसद है जर्नल साहब ने याद रखिएगा जो भी चीजें उसको मतलब है कि इसकी लेबर में यूज होंगे। इसमें कहता है वेजेस एंड कस्टमरली ड्यूज पेड टू विलेज एक्सेलरीज whose प्रोडक्ट और लेबर आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग in the share that would be retainable by tenant if the land were let a tenant paying a rent, whether the cash or kind or normal states actually prevalent in states and group of states। यानी कि ओवरऑल जो जर्नल उसके अखराजात आएंगे ना जी, वो सारे निकालने के बाद जो पैसे बचेंगे उनको हम बोलते हैं नेट एसेट्स। अब याद रखिएगा कि पटवारी क्या होता है जी। पटवारी आपने याद रखिएगा कि ये ना shall be deemed to include a टप्पेदार एंड स्पेशल और एडिशनल टप्पेदार। होता ये मतलब है एक सुपरवाइजर ही है जी, जो जमीनों के मामलात को देखता है जी, उसके इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और जो है कि फसलों के मालिये के हवाले से सारी चीजें आती हैं जी। 18 पे एक लफ्ज आता है पे। पे का मतलब वो कहता है कि बेसिकली इसको ना रेंट बोलेंगे, विद रेफरेंस टू रेंट डिलीवरर और रेंडर है जी। यानी कि कहता है पे विद इट्स ग्रामेटिकली वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन इंक्लूड व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू द रेंट डिलीवरर एंड रेंडर विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन। बेसिकली रेंट को शो करती है पे जो है।
फिर प्रेस्क्राइब्ड लफ्ज दिया गया है सेक्शन 19 पे ना जी, आपने याद रखिएगा कि प्रेस्क्राइब्ड मीन प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी जो भी चीज जो है इस रूल्स के तहत जो है ऑर्डर की गई है ना जी, वो एक मुनासिब या आपको मतलब है कि रियल में वही चीज कंसिडर होगी। यानी जैसे आपको होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की, रिकमेंडेशन है जी, तो जो ये एक्ट कहेगा ना जी जिसमें रूल्स बनाए गए हैं वही रूल्स हमने उसको एज इट ले लेना है। रेट एंड सेसेस एक डेफिनेशन है, रेट एंड सेसेस ये भी एक डेफिनेशन है। कहते हैं मींस रेट एंड सेसेस विच आर प्राइमरी पेएबल बाय लैंड ओनर, ये लैंड ओनर पे करता है जी, लैंड ओनर्स ये पे करेगा जी। इन क्या होता है जी, जो द लोकल रेट इफ एनी पेएबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी फीस similarly leviable from landowner for the use or benefit derived from embankment, work for supply, storage of water, agriculture purpose for the preservation and reclamation of soils, the drainage and reclamation of swamps। अब ये देखें कि सिंपल वही चीज जो रेवेन्यू का मैंने आपको बताया था ना, ये सिर्फ चीज है कि वो सारे मामला जो लैंड ओनर को फायदा देते हैं, ठीक है ना जी, उसकी जमीन जो है उसकी जो कह सकते हैं कि अहमियत को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट थे, जो पक्की बाउंड्रीज बनाई गई हैं, वर्क्स फॉर सप्लाई है जी, मतलब है उस रास्ते बेहतर किए गए हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए काम किया गया, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज है, एंड फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। अब देखें ना कि एक खाल नहर थी या सीम नाला था, उससे पानी निकलता था तो वो पानी वो मतलब जमीनों को खराब कर देता था, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया जी, उसके खाले उस नाले को पक्का कर दिया तो उससे जमीन बच गई। या ड्रेनेज जो है, ठीक है ना जी, और रिक्लेमेशन ऑफ स्वेम्प्स, एक ना दलदली जमीन थी, जब जमीन आपको क्या कुछ नहरें निकाली थी या ट्यूबवेल लगाए थे, क्योंकि जमीन जो थी ना उसमें सेम बहुत आ गई थी, सेम थोर का इशू था जी, तो इस वजह से ना गवर्नमेंट ने आपको पता है कि लगाए थे ट्यूबवेल और नहरें निकाली। जिस इलाके से नहर निकल जाती है अब होता है वहां पे पानी फिर जो है कि वो उस तरह नहीं खड़ा नहीं होता, पानी निकलता जाता है, तो उससे या ट्यूबवेल आपको पता है बड़े लगाए गए थे जो जमीनों के लेवल पानी को उन्होंने नीचे किया, तो कुछ इलाकों में इशू था ना कि पानी नमी रहती थी, जमीन जो है वो खुश्क होती नहीं थी, तो वो दलदली जमीन को ठीक करने के लिए जो भी इकदाम किए गए ना जी, उसको मतलब है कि वो फिर चार्ज करती है गवर्नमेंट, उन्हें हम रेट एंड सेसेस बोलते हैं जी। इसी तरह एनुअल रेट चार्जेबल ऑन ओनर ऑफ द लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द benefits derived from the drainage work carried on for public health है, for the improvement of land, for the proper cultivation, irrigation thereof, for the protection from floods है, other accumulation of water, for the erosion of rivers। मकसद है कि आप याद रखिएगा कि जो भी काम मतलब है कि ये करता है स्टेट करती है बेनिफिट ऑफ जो है कि वो फार्मर्स करेगी, उनको मतलब है कि वो चार्ज करेंगे जी। आपको पता है कुछ किस्तों में होता है, मालिये में आ जाता है, जैसे पक्के खाले बना दिए जाते हैं। आप देखें कि गांव में ये चीजें होती हैं जी। विलेज ऑफिसर्स जो होता है नंबरदार, जाहिर बात है नंबरदार जो होता है उसका भी तनख्वाह होती है, तो उसको भी वो किसानों से ही फिर ली जाती है ना जी। कहते हैं कि एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, गांव में कोई चीज होती है जी, गांव की बेहतरी के लिए गलियां बना दी जाती हैं, बेटरमेंट होती है, तो वो भी जो है कि लगानी तो उन्होंने किस पे है जी, वो जैसे हमारे यहाँ टैक्स होता है तो इसी तरह ये गांव के लोगों से ये मालिये की सूरत में लिया जाता है जी। तो ये आपने याद रखिएगा, रेट एंड सेसेस बोलते हैं जी। जो जो काम करवाएंगे, जितनी जमीन की बेहतरी होती जाएगी उतना उतना मतलब है कि उस पे वो ऐड करते जाएंगे। एक लफ्ज है रेंट, आपने याद रखिएगा कि रेंट जो है ना जी,
means whatever is payable to landlord in money or kind by tenant on account of use or occupation of land held by him, but shall not include any cess or other contribution due or any free personal service होते हैं। यानी कि वो कहता है कि एक लैंड लॉर्ड होता है जी, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड लॉर्ड वो होता है जिसका क्या हो जी, टेनेंट, मजारा हो। तो आपने याद रखिएगा जी, मजारा जो है ना वो जमीन यूज करता है, और जमीन को यूज करके उस पे फसल उगाता है। तो वो उस जमीन के यूज करने पे एक खास जो फिक्स रेंट होगा, वो चाहे फसल की सूरत में हो चाहे कैश की सूरत में हो, वो जो पे करता है ना लैंड लॉर्ड को, उसको हम बोलते हैं रेंट। ये आपने याद रखिएगा कि ये रेंट होता है जी। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, ये भी डेफिनेशन कुछ रहती हैं इंशाल्लाह। ये कल जो है कि वो अगला जो से शुरू हो जाएगा हमारा सेशन, तो कुछ डेफिनेशन रहती हैं अभी, तो इंशाल्लाह जो है कि वो अगले लेक्चर में आएंगी जी। बाकी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। सेशन हमारा तहसीलदार का प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है जी। आप याद इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0306756235 पे। तो मजीद आपको डिटेल, ये वन पेपर जनरल नॉलेज की क्लासेस भी डिटेल होती हैं, और तहसीलदार का सेशन भी वो चल चुका है जी। तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं।